सो लास्ट टाइम आपको जो एक असाइन किया गया थे, असाइनमेंट असाइन की गई थी, उसमें क्या था, हमारे पास ये एनिमेशन थी, और इस एनिमेशन में जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए एक टेबल डिजाइन करेंगे। तो कोई भी टेबल स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी है, और उनके बीच का रिलेशन क्या है। एक बार प्ले करके देखते हैं। तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 4। तो सबसे पहले हम करते हैं कि टेबल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देन ओके, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 एंड इनपुट 4, ये हमारे पास 4 इनपुट्स आ जाएंगी। और इनपुट्स के साथ साथ में यहाँ पर इनको कलर भी असाइन किया हुआ है। देखो कलर से कई बार क्या होता है कि कलर से हम ये चीज़ याद रखते हैं कि रेड वाली हम क्या करेंगे, ऑन करने के लिए यूज़ करेंगे। और अगर आप इसके नीचे यहाँ पर देखो तो इनको नाम भी दिया हुआ है, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, ये पंप 1 को स्टार्ट करने के लिए है, और ये पंप 1 को स्टॉप करने के लिए है। ये पंप 2 को स्टार्ट करने के लिए है, और ये पंप 2 को स्टॉप करने के लिए है। तो एक हिंट हमें और यहाँ से मिल रहा है कि हम इस मोटर को हम क्या करेंगे, स्टार्ट के लिए यूज करेंगे, और इसको स्टॉप के लिए, इसको भी स्टार्ट के लिए और इसको स्टॉप के लिए। ठीक है, एंड देन हमें यहाँ से और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैसे ही हमने स्टार्ट करा, तो देखो जैसे ही ये चीज स्टार्ट हुई, एक तो ये वाली पंप 1 ऑन हो जाएगा और हमारा एलईडी लैंप 2 ऑन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आउटपुट्स को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इन लैंप्स का नाम क्या है, ग्रीन लैंप है और रेड लैंप है। आउटपुट 1 हमारा क्या है, ग्रीन लैंप। सो हम यहाँ से इसके बाद हम आउटपुट्स को ड्रॉ कर रहे हैं। आउटपुट 1, आउटपुट 2, एंड देन हम यहाँ पर आउटपुट 3 ड्रॉ कर लेंगे। इरेजर, यहाँ पर आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4। ठीक है, सो इनिशियल कंडीशन में जैसे ही हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, देखो इनिशियल कंडीशन तो सबसे पहले क्या थी हमारे पास, कि कोई भी स्विच प्रेस नहीं है तो कोई भी आउटपुट नहीं चल रही। ठीक है, इनिशियल कंडीशन ये थी हमारे पास। जैसे ही हमने इस स्विच को प्रेस करा, बाकी अभी किसी भी इनपुट की मूवमेंट हमने स्टार्ट नहीं करी है, उसके साथ ही हमारा क्या हुआ, जो बल्ब है कौन सा, रेड बल्ब, मींस आउटपुट नंबर 2, वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट नंबर 2 बल्ब में ऑन होगा और पंप हमारा फर्स्ट वाला ऑन होगा। ठीक है, तो असल में इस एप्लीकेशन का मतलब क्या है, रेड लैंप ऑन होने का मतलब ये है कि अभी तक हमारी पूरी मशीनरी ऑन नहीं हुई है। ग्रीन का मतलब है कि आपकी जो पूरी की पूरी मशीन है वो ऑन हो चुकी है। अब देखो पूरी मशीन का और या हाफ मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है, मानो किसी मशीन में 2 मोटर्स हैं, बट दूसरी मोटर को आप तभी ऑन करोगे जब इसमें ये फुली रन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। आप दोनों दोनों को एकदम से इकट्ठा ऑन नहीं करोगे, क्योंकि जो लोग इलेक्ट्रिकल से हैं उन्होंने एक चीज हमेशा पढ़ी होगी कि जब भी कोई इस तरह की हमारी इंडक्शन मोटर या कोई भी हमारी मोटर जब ऑन होती है, तो उसका जो इनिशियल जो करंट होता है वो काफी ज्यादा करंट वो राइज अप होता है। ठीक है, अगर उन्होंने ग्राफ चेक करे होंगे तो इनिशियली वो बहुत ज्यादा करंट वहां से सिंक से वहां पे क्या करती है, हमारी जो मोटर की जो बाइंडिंग है वो बहुत सारा करंट की रिक्वायरमेंट करती है। तो अगर दोनों मोटर्स को इकट्ठा ऑन कर दोगे आप, तो क्या हो जाता है, कई बार हमारे सर्किट की ब्रेकडाउन, जो हमारी पावर सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फ्यूज वगैरह वहां पे उड़ सकता है। एंड देन अब हम फिर से प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। जैसे ही हमने स्विच को ऑन करा, रेड लैंप ऑन हुआ और हमने वेट करा कि ये पानी पूरा फिल हो जाए। ठीक है, अभी जैसे मोटर पूरा रनिंग में आ गई, उसके बाद हमने मोटर नंबर 2 को ऑन करा। सो इसके साथ ही जैसे कि हमने ये चीज करी, मोटर एक तो हमारा जो बल्ब्स हैं, ये हमारा रेड बल्ब है, ये ग्रीन है। ठीक है, और ये मोटर 1 है और ये मोटर नंबर 2 है। सो मोटर नंबर 1 तो ऑन हो गई और साथ में रेड बल्ब ऑन हो गया। ये कंडीशन है जब हम इसको ऑन करेंगे।
फर्स्ट स्विच को। उसके बाद देखो अभी हमने पहला ग्रीन स्विच ऑन करा था, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्विच नंबर 2 को ऑन करेंगे। जैसे स्विच नंबर 2 को ऑन करा, उसके बाद दूसरी मोटर भी ऑन होगी और पहला बल्ब ऑन हो गया और दूसरा बल्ब ऑफ हो गया था। ठीक है, ध्यान से देखना, जब इस स्विच को प्रेस करोगे तो रेड बल्ब ऑफ हो जाएगा, ग्रीन ऑन हो जाएगा और मोटर नंबर 2 भी ऑन हो जाएगी, और मोटर नंबर ऑन तो पहले से ही थी। ठीक है, अगर ये चीज इस तरह से हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये स्विच अभी बंद है, ये स्विच भी अभी बंद है, और यहाँ पे इस वाले स्विच को हमने ऑन करा स्टार्ट के लिए और ये ऑफ हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, अब ये 1 से ये यहाँ पे 1 हो गया, ये 0 हो गया था, मोटर 1 भी ऑन है और मोटर नंबर 2 भी ऑन है। तो क्या अभी तक मैंने टेबल ठीक बनाया, या कोई स्टूडेंट कुछ ऐड करना चाहेगा इस टेबल में? कोई भी स्टूडेंट? क्योंकि यस सर। इसमें क्या ऐड होगा और सर सर इसमें जब आपने इनपुट 3 ऑन करी है तो हमारा एक ग्रीन बल्ब और मोटर 2 स्टार्ट होगी ना। हाँ ठीक है, तो ग्रीन बल्ब और मोटर 2 स्टार्ट होगी, बट मोटर 1 तो पहले से ही ऑन है ना, उसको तो ऑन रखना है, उसको तो ऑफ नहीं यस कर सकते। तो ये लाइन ठीक है यस मेरी, सर। मैंने ठीक लिखा हुआ यस है? सर। ओके, देखो यहाँ पर जो यस। ओके ओके ठीक है, जो मैंने मिस्टेक करी हुई है मैं अपनी मिस्टेक बता देता हूँ। ध्यान से देखना, जब इस स्विच को ऑन करा था ना, तो यूजर ने क्या करा, जो भी हमारे पास यूजर था उसने इसको हमेशा के लिए ऑन करके नहीं रखा, स्विच को प्रेस करा और छोड़ दिया। ठीक है, प्रेस करने के बाद छोड़ने के बाद उसने क्या करा, अपनी पोजीशन होल्ड कर ली पूरी। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, उसको तोड़ तोड़ के करेंगे, इकट्ठा सारा प्रोग्राम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तक जितना प्रोग्राम हमें समझ आया उस चीज को परफॉर्म करते हैं, इसके आगे हम टेबल अभी नहीं बनाएंगे। ठीक, तो जिन्होंने ये सिमेटिक मैनेजर इंस्टॉल करा हुआ है उनको मैं स्टेप्स बता देता हूँ। आप सिमेटिक मैनेजर को डबल क्लिक करोगे, देन नेक्स्ट, यहाँ से देखो आप जो सीपीयू आपके पास लैब में अवेलेबल है। ठीक है, तो सिमेटिक मैनेजर की एक ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हमारे पास जो सीपीयूज हैं वो 1200 सीरीज के स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, तो इसमें आप एक सीपीयू यूज कर लेना, सीपीयू 314 C2 DP। ठीक है, जिन्होंने ये इंस्टॉल करा हुआ है, क्योंकि इस सीपीयू पे मैंने काम करा हुआ था, इसके ऊपर आपको बता सकता हूँ। ठीक है, सीपीयू 314 C2 DP। देन इसके बाद आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो OB1 आपका हमारा जो ब्लॉक होता है इसमें जो जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग सिलेक्ट करेंगे, लैडर प्रोग्रामिंग, देन नेक्स्ट प्रोग्राम को नाम असाइन करेंगे, देन फिनिश। फोन में हो जाएगा सर ये? हाँ जी, हाँ जी। फोन में सर? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। हेलो, अच्छा आप ये करो कि आपको मिल जाएगा। हाँ जी, फोन है नहीं, फोन में नहीं ऐप नहीं डाल नहीं, रखा सर, हो जाएगा सर ये? हाँ फोन वाली ऐप में भी आप कोड ट्राई कर सकते हो, पर फोन वाली ऐप में आपको सीपीयू सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें डायरेक्ट लैडर प्रोग्रामिंग पे आप काम कर सकते वो बता देना सर एक बार। हो। ठीक है, वो भी मैं कल बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम सिमुलेटर ऑन करेंगे। सर सीपीयू कौन सा सिलेक्ट करना था एक बार बता। ओके, मैं सीपीयू का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। सीपीयू आप सिलेक्ट करोगे, सीपीयू 314C2DP। ठीक है, ये सीपीयू है हमारे पास जो आपने सिलेक्ट करना है। आप बाकी सीपीयू पे भी काम कर सकते हो, देखो सीपीयू में कुछ इस तरह से नहीं है, मेन आपका लैडर लॉजिक है, बाकी सीपीयू भी हैंडल कर लेंगे, बट प्रेफरेबली आप इस चीज को प्रेफर करोगे तो ज्यादा अच्छा है, सीपीयू 314C2DP। असल में सीपीयू को आप इस तरह से समझो कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स हैं, किसी में रैम ज़्यादा है, किसी में मेमोरी ज़्यादा होगी, किसी में टाइमर ज़्यादा होंगे। ठीक है, बाकी तो चीज़ों को डिफरेंस नहीं, आप ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स रन कर सकते हो। देखो हमने यहाँ पे सिमुलेटर ऑन कर दिया, जो लास्ट टाइम हमने कोड करा था वो यहाँ पे सेव है, तो मैं यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। देन
सिमुलेशन ऑन करने के बाद आप इसको ले जाओगे रन पी पे। रन पी का मतलब है, देखो सेट सीपीयू टू रन प्रोग्राम मोड, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, जैसे मैं इसको हटा, अब नहीं आ रहा, जैसे मैं इस पे लेके जाऊंगा लिखा हुआ आ गया सेट सीपीयू टू रन प्रोग्राम मोड। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग करेगा, देखो थोड़ी देर के लिए, और प्रोसेसिंग करने के बाद ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अब हमारा सीपीयू रन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन एक स्टेप आपने और करना है, इसको ऑलवेज ऑन टॉप यूज करना है, व्यू में जाके ऑलवेज ऑन टॉप। उससे क्या होगा, अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये पीछे छुप नहीं जाएगा, हमेशा हमारी फ्रंट विंडो पे रहेगा। देन आप OB1 पे डबल क्लिक करोगे, आपके पास प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बाकी सभी अपने माइक्स बंद रखेंगे। एंड देन हम कोड पे आते हैं, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेबल में हमने स्टार्ट करा था कि इनिशियली सारी चीज़ें जीरो हैं तो कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा, ओके डन। देन हमने ये करा था कि अगर हम एक इनपुट को प्रेस करते हैं तो हमारे पास रेड बटन और मोटर ऑन हो जाएगी, और मैं स्विच को प्रेस करके छोड़ दूंगा तब भी वो दोनों चीज़ें ऑन रहनी चाहिए, ठीक है। एंड उस चीज़ के लिए अभी मैं क्या यूज़ करता हूँ, देखो उससे पहले कि मैं डायरेक्ट प्रोग्राम करना स्टार्ट करूँ, क्यों ना मैं इन सभी को नाम असाइन कर दूँ। तो मैं इनपुट के लिए आई 0.0 ऑन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और आई 0.1 स्टॉप के लिए, ठीक है। आई 0.2 स्टार्ट करने के लिए, आई 0.3 स्टॉप करने के लिए। तो जो मेरी ग्रीन रेड और ग्रीन जो LEDs हैं उनको ऑन ऑफ करने के लिए मैं Q 0.0, Q 0.1, Q 0.3 एंड Q 0.4, ये चार चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। किसी कारण मेरे को माइक ऑन लग रहा है, प्लीज़ अपना माइक चेक करेंगे, सारे ऑफ कर लेंगे प्लीज़। ओके, दीप सिंह आपका माइक ऑन था, ठीक है, बंद कर दीजिएगा। देन अब हम आते हैं कोड पे। देखो ऐसा होता है कि जब भी आप कभी भी कोडिंग स्टार्ट करो तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें एकदम से सॉल्व नहीं होंगी। मतलब इसका कोई इस तरह से नहीं है कि आपको एक बार चीज़ सीख जाओगे तो हर बार वैसे ही होगा। आपको हमेशा दिमाग लगाना पड़ेगा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आई 0.0 से मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच को प्रेस करके छोड़ दूंगा तो ये दोनों चीज़ें ऑन रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले एक सर्किट बनाया था जिसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनपुट एक ले ली और एक आउटपुट ले ली। अभी मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट आउटपुट पे काम नहीं करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेमोरीज पे काम करूँगा। तो मैं आई 0.0 थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको अच्छे से दिख जाए, आई 0.0 एंड एक मेमोरी लोकेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ M0.0, ठीक है। मैंने क्या करा, इस इनपुट का स्टेटस मेमोरी में स्टोर करा, अभी किसी आउटपुट को नहीं दिया, ठीक। देन मैं यहाँ से एक ब्रांच ओपन करूँगा एंड देन मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हम एक NO स्विच यूज़ करेंगे और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, जो हमने आउटपुट में यूज़ करा होगा उसी को यहीं पे यूज़ करेंगे M0.0। तो इसको करने से क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट में हम इनपुट वेरिएबल को मैंने इनपुट कर दिया, देन एक मेमोरी वेरिएबल ले लेते हैं बिट मेमोरी और MB0 ले लिया, ओके। सो मैं अभी प्रोग्राम को करता हूँ रन। प्रोग्राम रन करने के लिए मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर इस तरह का एरर आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ से PLC सिम से इसको प्रॉफी बस पे लेके जाओगे, डाउनलोड में जाओगे, देन रन करोगे, अब आपका प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो मेमोरी की बिट 0.0 ऑन हो गई। अब मैं स्विच को छोड़ भी दूंगा तब भी मेरी मेमोरी क्या है, ऑन है, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ हो गई जो हमने पहले कोड में करना था। अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से। और मैंने आपको स्टॉप बटन लगाना किस तरह से सिखाया था कि मैं स्टॉप बटन भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक NC स्विच यूज़ करूँगा जिसको मैं स्टॉप बटन की तरह यूज़ करूँगा। तो मैंने अपने टेबल में आई 0.1 को एक स्टॉप बटन की तरह यूज़ करा हुआ है, आई 0.1, ठीक है। देन प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। तो अभी देखो मैं 0.1 से प्रोग्राम को सारे को ऑफ कर दिया, नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इनपुट को मैंने ऑन करा, आउटपुट मेरे को आना स्टार्ट हो गई।
अब मैंने इनपुट बटन को दबा के छोड़ दिया। अब वो कंडीशन है ना, मैंने इनपुट बटन को प्रेस करके छोड़ दिया बट मेरी आउटपुट अभी भी ऑन है। वो कब तक ऑन रहेगी? जब तक मैं स्टॉप बटन नहीं दबाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी तक मैंने इसको i0.1 को कोई लॉजिकली इसीलिए लगाया क्योंकि मैं इसको क्लियर भी करना चाह रहा था, ठीक। सो इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक नया यहाँ पे नेटवर्क प्लेस करूंगा, इंसर्ट नेटवर्क। अब मैं इस मेमोरी लोकेशन को असाइन कर दूंगा किन्हीं दो आउटपुट्स के लिए, ठीक है। तो मैं इसी मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे कॉल कर लूंगा, तो मैं लिखूंगा उसको m0.0। देन यहाँ पर हम आउटपुट 1 यूज़ कर लेंगे जो हमने Q0.0 के लिए यूज़ करी थी, ठीक है। और यहीं से अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक आउटपुट और यूज़ कर रहा हूँ Q0.1। ये जो Q0.0 है ये क्या है, सॉरी मैंने गलत कर दिया। Q0.0 मेरा ग्रीन एलईडी था, Q0.1 रेड एलईडी था। बट मेरे को रेड एलईडी और मोटर ऑन करनी थी, तो मेरे को कौन कौन सा ऑन करना था? 0.1 एंड 0.3, यही था ना, रेड एलईडी और मोटर 1 ऑन करनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.1 एंड 0.2 टेबल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर, अच्छा 2 मैंने मिस कर दिया हुआ है, ठीक है। टेबल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, मैंने अगर मिस करा तो हम इसको ये डायरेक्टली 0.3 लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने पहली मोटर और रेड एलईडी ऑन कर दी। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये चीज़ यहाँ पर परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रोग्राम को अपलोड करेंगे एंड रन करेंगे। देखो जैसे ही मैं इनपुट पे वैल्यू दूंगा, ठीक, अगर मुझे आउटपुट्स भी देखनी है तो मुझे आउटपुट वेरिएबल यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे पास रेड एलईडी ऑन हो गई और मोटर नंबर 1 ऑन हो गई, और मोटर नंबर 2 मेरी 4 पे है, और जो ग्रीन एलईडी है वो कहाँ पे है? 0.0 पे है, ठीक है। तो अभी मेरे पास रेड एलईडी और मोटर 1 ऑन हो चुकी है। अब मैं स्विच को वापस छोड़ रहा हूँ, प्रेस करके मैंने स्विच को छोड़ दिया, तो अभी मेरी रेड एलईडी और मोटर 1 ऑन है। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम में देखते हैं क्या ये चीज़ ऐसे हो रही थी। रीसेट करेंगे, प्ले करेंगे, जैसे इसको प्रेस करके छोड़ दिया तो मोटर भी चल रही है और रेड एलईडी भी ऑन है। ओके, बात समझ आ गई। अब इसके बाद अगला टास्क क्या था कि आप दूसरे वाले बटन को प्रेस करोगे तो मोटर 2 ऑन हो जाएगी। देखो आज की जो वीडियो रहेगी इसको आप ना फिर से ज़रूर देखना, एक बार में सारा प्रोग्राम हो सकता है समझ में ना भी आए। तो देखो मैंने यहाँ पे, मुझे बताओ कि मैंने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए कौन सा रूल फॉलो नहीं करा। मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी हम आउटपुट यूज़ करते हैं तो कभी भी 2 आउटपुट, सर 2 आउटपुट नहीं लेते कभी। हाँ जी, 2 आउटपुट्स नहीं लेते। अब देखो वो प्रॉब्लम आ गई ना, मैंने अपने शॉर्टकट के चक्कर में, एक नेटवर्क बचाने के चक्कर में मैंने देखा कि ठीक है मेरे पास 2 आउटपुट इकट्ठी ऑन होने वाली है, तो मैंने उनको एक साथ ही असाइन कर दिया। बट नेक्स्ट टास्क में मेरे को क्या हो रहा है, एक आउटपुट को तो ऑन रखना है बट दूसरी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। अब मेरे को दिक्कत आ रही है कि मैं इसमें कहाँ पे मॉडिफाई करूँ। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, कभी भी आउटपुट अगर आपको इस तरह से यूज़ करनी है, आप उसको नए नेटवर्क में लेके जाओ, ठीक है। सेम मेमोरी लोकेशन से उसको ऑन कर लो, M0.0 से ही मैं उसको ऑन करूँगा और यहाँ पर वो आउटपुट यूज़ कर लूँगा। तो मैंने आउटपुट यूज़ करी थी Q0.3, ठीक है। चलो अभी आपको मैं सिंबल्स के बारे में रहने देता हूँ, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी बात, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ से, मैं प्रोग्राम को वापस टेस्ट करूँगा, प्रोग्राम को डाउनलोड करा, यहाँ से चेक करता है, ये मैंने कट के लिए बटन लगाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में कोड पहुँच गया। जैसे ही मैंने i0.0 को प्रेस करा तो मेरे पास क्या हुआ, एक तो मेरी रेड एलईडी ऑन हो गई, दूसरी में हमारी एक मोटर ऑन होगी पहले वाली। मैंने स्विच को छोड़ दिया। अब नेक्स्ट टास्क क्या था, अब मैं जब कौन से बटन को प्रेस करूंगा, मैं जब i0.2 को प्रेस करूंगा, ठीक है, अगले स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा। कौन से बटन को, ये वाले स्टार्ट बटन को जब प्रेस करूंगा तब हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाली मोटर ऑन हो जाएगी,
ये वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी और ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। यही होने वाला था। ठीक है, टेबल में हमारे पास क्या हुआ है, ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी तो जो हमारी एलईडी ऑन थी वो हो जाएगी ऑफ, एक नई एलईडी ऑन हो जाएगी और हमारे पास मोटर जो ऑन थी ऑन ही रहेगी और इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह से लेके आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक नया सर्किट बनाऊंगा, नया नेटवर्क बनाऊंगा। ठीक है, अभी अगर मानो मैं इन नेटवर्क्स को, ठीक, अभी यहाँ से इतना बता देता हूँ पहले। ठीक, कंट्रोल Z, इंसर्ट नेटवर्क में गया, एक नया नेटवर्क बनाना स्टार्ट करा। तो अब मैं जो इनपुट यूज कर रहा हूँ वो कौन सी यूज करूंगा, I0.2। यहाँ पर I0.2, ठीक है, I0.2 मैंने यूज कर ली। अब मैं इसके साथ क्या करूंगा, उसी तरह से एक मेमोरी लोकेशन को ऑन करवाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए जो मैं मेमोरी यूज कर रहा हूँ वो मैं यूज कर रहा हूँ M0.1 यूज कर लेते हैं। ठीक है, 0.0 यहाँ पर यूज करी थी, अब मैं M0.1 यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। सो अब इसको होल्ड करने के लिए वही सर्किट हम बनाएंगे। किस तरह से, यहाँ से एक ब्रांच ओपन करेंगे, एक NO स्विच लगाएंगे, ब्रांच क्लोज कर देंगे और इसको नाम दे देंगे M0.1। ठीक है, देन मैंने ये चीज कर दी। उसके बाद जो जो चीजें मुझे ऑन करनी थी, मुझे यहाँ पे कौन कौन सी चीजें ऑन करनी थी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस मेमोरी लोकेशन को यहाँ पर लेके आऊँगा। मेमोरी लोकेशन को लिख लेता हूँ M0.0। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को जो मोटर ऑन करनी है वो मोटर नंबर 2 ऑन करनी थी। ठीक है, मोटर नंबर 2 मेरी कहाँ पे कनेक्टेड है, Q0.4 के ऊपर। सो यहाँ से हम Q0.4 वाली मोटर को ऑन कर देंगे। ओके, यहाँ से मेरे पास स्टेटस अपडेट होगा और इसी स्टेटस को मैं यूज़ करूँगा, सॉरी 0.1 यूज़ होगा यहाँ पे क्योंकि 0.1 को स्टेटस हम स्टोर कर रहे थे। तो 0.1 से मैंने मोटर नंबर 2 ऑन कर दी। देन मोटर नंबर 2 ऑन करने के बाद मुझे एक और एलईडी भी ऑन करनी थी। कौन सी एलईडी ऑन करनी थी, एलईडी ग्रीन एलईडी ऑन करेंगे। तो वही मेमोरी स्टेटस यूज़ करेंगे M0.1। देन उसके साथ ग्रीन एलईडी यहाँ पर लिंक अप कर लेंगे। तो ग्रीन एलईडी हमारे पास कहाँ पर कनेक्टेड है, ग्रीन एलईडी हमारी Q0.0 पे कनेक्टेड है, Q0.0। ठीक है, तो अभी देखो, अभी तक हम इस प्रोग्राम को चेक करते हैं और यहीं से आपको हिंट मिलेगा कि अभी आप इस प्रोग्राम को और क्या मॉडिफाई करोगे जो आपकी दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। सबसे पहले मैं प्रोग्राम को पूरे को रीसेट कर देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, शुरू से। मैंने सबसे पहले फर्स्ट बटन को प्रेस करा तो मेमोरी बाइट को तो अभी साइड में रखते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ मेमोरी स्टोर यूज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये मेरी इनपुट्स हैं और ये मेरे पास आउटपुट्स हैं। तो मेरे पास रेड एलईडी ऑन हो गई और मेरी मोटर ऑन हो गई। ठीक है, इसके बाद स्टेप क्या था कि मुझे मोटर नंबर 2 ऑन करना ही है। मोटर नंबर 2 ऑन करने के लिए मैं कौन सा बटन प्रेस करूंगा, I0.2। ठीक है, सो मैं यहाँ से जो बटन ऑन ऑन करूंगा वो कौन सा करूंगा, I0.2। तो जैसे ही मैं I0.2, इसको तो मैंने प्रेस करके छोड़ दिया था, अभी मेरा सिंपल स्टेटस चल रहा है, रेड एलईडी और मोटर 1 ऑन चल रही है। जैसे ही मैं इसको भी ऑन करूंगा तो मेरी मोटर नंबर 2 भी ऑन हो जाएगी। ठीक है, मोटर नंबर 2 ऑन हो गई और एलईडी मेरी ग्रीन वाली ऑन हो गई, बट रेड एलईडी अभी ऑफ नहीं हुई। ठीक है, अब रेड एलईडी को अगर ऑफ करना है तो हम किस तरह से ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यही टास्क है। तो सर एनसी स्विच लगा सकते हैं वहाँ पे। हाँ जी, अभी मैं आपको सभी को बताता हूँ कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो आप एक चीज का अगर ध्यान दोगे, इस सर्किट में कभी भी ये दोनों स्विच ना, दोनों जो बल्ब हैं, सॉरी स्विच नहीं, जो दोनों बल्ब्स हैं इकट्ठे ऑन नहीं होंगे। अगर ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, अगर ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। मैं इसको प्ले कर देता हूँ। देखो अभी रेड ऑन है तो ग्रीन वाला ऑफ है। जब दूसरी जगह पे जाएंगे, ठीक है, तो ये ऑन हो गया तो ये ऑफ हो गया। वापिस जब स्टॉप करेंगे, ठीक है, तो वापिस ये रेड ऑन हो गया और इसको करेंगे तो रेड वापिस ऑफ हो गया। तो अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो इन्होंने कहा कि हम एनसी स्विच यूज कर सकते हैं। अब ये एनसी स्विच हम कहां पर यूज करेंगे और किस तरह से यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये देखो, हमारा जो रेड बटन था वो Q0.1 था। तो Q0.1 हमने किसके साथ लिंकअप करा हुआ है, हमने इस मेमोरीज के साथ लिंकअप करा हुआ है। अब मानो मैं यहां पर एक एनसी स्विच लगा दूं और वो एनसी स्विच किस चीज का लगाऊं,
एनसी स्विच लगाऊं मैं हमारे ग्रीन वाले बटन का, तो ग्रीन वाला बटन हमारे पास कहाँ पर है? ग्रीन वाला बटन हमारे पास है 0.0। Q0.0। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, Q0.0 का एक एनसी बटन यहाँ पर लगा दूंगा। एनसी का मतलब क्या है, अगर मेरी ग्रीन वाली जो एलईडी है वो ऑफ है तो ये सर्किट हमेशा कनेक्ट रहेगा। ठीक है, अब हम इसको कोड को पूरे को चेक करेंगे। मैं सारी चीज़ों को भी ओके, मैंने रीसेट यूज़ नहीं करा है वहाँ पे अभी, तो मुझे इस मेमोरी लोकेशन पर रीसेट भी यूज़ करना पड़ेगा। रीसेट के लिए एमसी स्विच यूज़ करेंगे और हमारे पास इसको रीसेट करने के लिए है I0.3 ठीक है। देन प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, रन करेंगे, 0.3 से इसको रीसेट कर देंगे। ठीक है, डाउनलोड एंड प्रोग्राम को देखना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही स्टेप स्टार्ट करेंगे। कोई भी इनपुट नहीं दी है, आउटपुट नहीं आ रही है। जैसे ही मैंने इनपुट 0.0 को ऑन करूंगा तो मेरे पास रेड एलईडी ऑन हो गई और मोटर नंबर 1 ऑन हो गई। मैंने स्विच को दबा के छोड़ दिया, मेरे पास मोटर भी ऑन है, रेड एलईडी भी ऑन है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले स्टार्ट बटन को जब प्रेस करूंगा तो मेरी मोटर नंबर 4 ऑन हो जानी चाहिए। ठीक है, ये देखो मोटर नंबर 4 ऑन हो गई और ये वाला जो रेड एलईडी थी पहले ऑन थी, अब ये ऑफ क्यों हो गई? क्योंकि Q0.0 अब ऑन हो गया। अब Q0.0 ने क्या करा, इस नेटवर्क 2 में अगर आप देखोगे तो इसने इस नेटवर्क को काट दिया। ठीक है, क्योंकि एनसी का मतलब क्या होता है, एनसी में अगर आप दबा दोगे तो वो क्या कर देगा, कनेक्शन को कट कर देगा। तो अभी तक हमारी कंडीशंस बिल्कुल ठीक चल रही है। ठीक है, अब मैं दूसरे स्विच को भी छोड़ देता हूँ यहाँ से, तो मैंने दूसरे स्विच को भी छोड़ दिया, तो अभी तक मेरा सारा काम ठीक चल रहा है। अब उसके बाद बात आती है, अभी तक हम जो प्रोग्राम कर रहे थे वो अभी हम सिर्फ फॉरवर्ड में ही लेके चल रहे थे। तो अभी तक हमने प्रोग्राम कहाँ तक कर लिया है, यहाँ से देखते हैं। देखो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, मोटर 1 और रेड एलईडी हमने ऑन कर दी। जब हमने नेक्स्ट इनपुट स्विच को ऑन करेंगे तो मोटर 2 ऑन हो जाएगी और ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी। ये काम भी हमारा हो गया। अब बात आती है, जैसे ही कोई इसको प्रेस करेगा, इनपुट 1 को प्रेस करेगा, तब हमारे पास क्या होगा, ये वाली मोटर ऑफ होगी, सिर्फ नंबर 2 मोटर चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक जो मैंने प्रोग्राम बताया अभी तक मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, या मैं इसको दूसरे डिफरेंट तरीके से करके बताऊं? नहीं सर। नो सर, नो प्रॉब्लम सर। ओके, ठीक है। तो इसके आगे का प्रोग्राम खुद ट्राई करना चाहोगे या फिर मैं करवाऊं? यस ठीक है सर। आप ऐसा करना, पहले जितना प्रोग्राम मैंने करवाया हुआ है, देखो इसमें क्या है, अगर आप ये प्रोग्राम इसकी जो प्रोग्रामिंग है ये करना सीख जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी बाद में प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। ठीक है, आपको ये चीज़ पता करनी है कि किसको ऑन करने के बाद कौन सी चीज़ ऑन हो रही है, किसको ऑफ करने के बाद कौन सी चीज़ ऑफ हो रही है। या तो आप इस मेथड से चल सकते हो जैसे भी मैंने प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टार्ट करी। दूसरा मेथड हमारे पास जो मैंने टेबुलर मेथड बताया था, टेबुलर मेथड से भी आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, बट टेबुलर मेथड में वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जहाँ पर आपको क्या करना है, इस स्विच को प्रेस करके छोड़ना पड़ता है। ठीक है, प्रेस करके छोड़ दोगे तो ये पोजीशन अपनी होल्ड नहीं करेगा। उस मेथड से चलोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तभी मैंने आपको उस दिन वो वाली एक हिंट दिया था कि आप किसी भी स्टेटस को अगर आपको होल्ड करना है तो आप किस तरह से करते हो। ठीक है, और उसी आउटपुट को यहाँ पर यूज़ कर लेते हो, उसी आउटपुट के नेम को आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो वो आपका सर्किट एक होल्ड की कंडीशन ले लेता है। और अगर इसी में आप किसी चीज़ को कट करना चाहते हो तो यहाँ पे एनसी स्विच यूज़ कर लो। ठीक है, आप लोग ट्राई करना कि आप इस प्रॉब्लम को और आगे कैसे किस तरह से कर पाओ। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप अगली क्लास में करके लेके आओ। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे और भी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, उसके बीच में हम कभी कभी इस प्रोग्राम को भी डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, आप जितनी चीज़ आज तक मैंने अभी करवाई है इस चीज़ को ट्राई करना, वीडियो को एक बार फिर से देखना, आराम आराम से चेक करना। और आप इतने कोड को तो अब आप अभी अपने आप पीसी के ऊपर भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आज, अब बात करते हैं। हाँ जी सर एक बार मेरा वाला प्रोग्राम देख लो, ये इसी का ही। आप
आपके वाला प्रोग्राम आपने ग्रुप में करा था पोस्ट? वो वाला तो गलत है, वो तो हुआ ही नहीं। तो आप एक बार अगर ग्रुप में डाल दोगे मैं चेक कर लेता हूँ। सर ठीक है। ठीक है, अगर किसी को कोई और डाउट है तो पूछ लो, फिर नहीं तो मैं अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखो, सर भेज। ओके एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो आपने जो प्रोग्राम यहाँ पर यूज करा हुआ है, तो ये आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी है? सर मोटर वाली और बल्ब वाली। अच्छा, आपने वही प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करी हुई है, ठीक है। तो यस आपने सर। इस प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर में चेक करा था, यस सर। वर्क कर रहा था? ओके ठीक है, अभी हम यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे सारे नेटवर्क डिलीट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे आपके जो पहले कोड की लाइन है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोड इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो I0.0 एक NO, एक NC और एक आउटपुट, NO NC आउटपुट। नेमिंग है I0.0, 0.1, Q0.2, I0.0, I0.1 एंड Q0.2, ठीक है। ओके डन। देन NO NC आउटपुट, नेक्स्ट नेटवर्क में NO NC आउटपुट, और इसमें हमने करा हुआ यूज Q0.2, I0.1, Q0.2, I0.1, एंड देन यहाँ पर आपने Q0.1, ओके। देन अनदर नेटवर्क, उसमें भी आपने यूज करा हुआ है NO NC आउटपुट, NO NC आउटपुट, एंड इसमें आपने जो चीज़ यूज़ करी है वो करी है I0.2, I0.2, I0.3 एंड Q0.3, Q0.3 एंड Q0.0, Q0.0, and then another network, Q0.0, Q0.0, I0.3 and Q0.3, Q0.3, ठीक है। एंड सिमुलेशन, सर हाँ जी। सर आपने एक और कंडीशन बताई थी ना, जब हमारी रेड रेड बल्ब ऑन होएगा तो ग्रीन ऑफ रहेगा, और जब ग्रीन ऑन रहेगा तो रेड ऑफ रहेगा। तो हम यहाँ पे ना एक और एनसी स्विच लगा देंगे इस वाले में, जहाँ ओके, पे हमारी आउटपुट Q0.1 आ रही है ना। हाँ जी हाँ जी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारी कंडीशन थी I0.0 को प्रेस करना है, तो आपके पास दो आउटपुट ऑन हो गई, ठीक है। अभी तक आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है, आपने कोई दो आउटपुट्स ली हैं। अभी मैं ये टेस्ट नहीं कर रहा कि कौन कौन सी वो आउटपुट्स हैं, एंड देन मैं इसको जब छोड़ दूंगा तो ये आउटपुट बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रॉब्लम थी वो आपको समझ आ गया कि इसको मेरे को किस तरह से होल्ड करना है। आप इसको होल्ड कर सकते हो यहाँ से एक ब्रांच निकाल के इसी आउटपुट को यहाँ पर यूज करके, ठीक है। अभी आपके अकॉर्डिंग ये करते हैं, इसको ऑन रखेंगे। आपने कहा कि अगर अगर हम आगे 0.1 को ऑन करते हैं तो ये आउटपुट्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर सकता हूँ। अभी आपके जो स्विचेस हैं
वो इस तरह से हैं कि आपको स्विच को पकड़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये स्विच है और इसमें दो चीजें ऑन कर दी, इसको मैं वापस बंद कर रहा हूँ तो ये आउटपुट्स बंद हो जा रही है। बट आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप इस स्विच को ऑन रखते हो और दूसरे स्विच को ऑन करके इसको ऑफ कर देते हो, जैसे हमारे जो घरों में स्विचेस होते हैं वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट 2 को ऑन करूंगा तो नेक्स्ट 2 ऑन हो गई और वापस उसको ऑफ करूंगा तो यहाँ से वो ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, बट इस प्रोग्राम में जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी चीज़ चला रहे हैं तो ये स्विच प्रेस करके छोड़ दे रहा है, तब भी चीज़ें ऑन रह रही है। ठीक है, मैंने तभी इस चीज़ को आपको टेबल के अकॉर्डिंग तो करवाना स्टार्ट करा, बट उसके बाद आपको मैं लेके गया कहाँ पर कि सिस्टमेटिक जो आपको चीज़ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मॉडिफाई करते चलो। ठीक है, आप ट्राई करना, एक बार फिर से ट्राई करना। ठीक है, ओके सर। ओके। सो आज हम प्रोग्रामिंग में और चीज़ें देखते हैं। तो देखो हमारे पास ना यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स अवेलेबल रहते हैं। आज इन ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि असल में ये ब्लॉक्स किस चीज़ के लिए होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बिट लॉजिक। ठीक है, बिट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कहा था बिट का मतलब है 1 या 0। तो यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स हैं आपको वो बिट लॉजिक की हेल्प से आप मतलब बिट या तो बिट लॉजिक के आउटपुट पे काम होंगे या बिट लॉजिक के लॉजिक बनाने में हेल्प करेंगे या तो बिट लॉजिक की इनपुट के लिए यूज होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कौन सा था, एनो स्विच। एनो स्विच के बारे में आप सबको पता है, तो आपने बिट लॉजिक का पहला कंपोनेंट कर लिया हुआ है। अगर मैं प्रेजेंटेशन से आपको दिखाऊं, ठीक है, बिट लॉजिक में हम क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास ये पूरे ब्लॉक्स रहते हैं जो आपको सारे आने चाहिए। ठीक है, इस ट्रेनिंग में हम कंपैरेटर भी यूज करेंगे, कन्वर्टर भी यूज करेंगे। ठीक है, बिट लॉजिक से हमने स्टार्ट करा हुआ है, कंपैरेटर करेंगे, कन्वर्टर करेंगे, काउंटर करेंगे। ठीक है, फिर जंप स्टेटमेंट। अगर आप लोग इन 4 चीजों को अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि मेन चीजें प्रोग्राम की यही रहती हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इनसे सॉल्व हो जाती है। ठीक, अब ये जो शिफ्ट है, रोटेट है, ये बहुत एडवांस चीजें हैं। हाँ, इसके साथ साथ में 1 2 3 4 ये 4 मॉड्यूल्स के साथ साथ में हम टाइमर्स भी करेंगे। ठीक है, 5। तो ये 5 चीजें हैं हमारे पास जो हम मेनली यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बिट लॉजिक से स्टार्ट करा। तो बिट लॉजिक में अगर आपको पास हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है चीज कौन सी, एनो स्विच। एनो स्विच आ गया, उसके बाद ये हमारे पास आ गया एनसी स्विच। देन हमारे पास ये आता है एक नॉट, इसके बारे में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, तो अभी हम इससे आपको मैं नॉट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, नॉट के बाद यहाँ पे आती है क्वाइल। क्वाइल या जिसे हम कहते हैं आउटपुट। तो ये 4 में से हमने अभी नॉट नहीं करा। तो नॉट क्या करता है, वो जैसे नॉट गेट है हमारा, ये सिर्फ नॉट गेट ही है। ठीक है, हम यहाँ पर एक चीज इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे प्रैक्टिकली और चेक करते हैं कि किस तरह से काम करता है। देखो मैं यहाँ पर अभी ये कौन सा मैंने गेट बनाया, आपको मैंने गेट्स करवा दिए हुए हैं। 2 चीजें मैंने सीरीज में लगाई, कौन सा गेट बना, एनी स्टूडेंट कौन सा गेट बना, ये एंड गेट्स। ठीक है, एंड गेट बना। मैं अगर यहाँ पर ये नॉट सिंबल इंसर्ट करूँ तो क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं जस्ट इसको रन करके दिखा देता हूँ पूरे शॉर्टकट में, अभी पूरे डिटेलिंग में नहीं जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर मैं 0 को ऑन कर रहा हूँ तब भी मेरा कोई आउटपुट ऑन नहीं हो रही है, इसको ऑन कर रहा हूँ तब भी आउटपुट ऑन हो रही है, दोनों को ऑन कर रहा हूँ अगर तभी मेरे पास आउटपुट आ रही है। ठीक है, सो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं इंसर्ट करता हूँ नॉट यहाँ पर। ठीक है, मैंने नॉट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। प्रोग्राम को करते हैं रन एंड देन ये चीज देखो, अब नॉट जो आपका सिंबल है इसमें, और जो एक आपको मैंने चीज बताई थी, जब मैं आपको वो लॉजिक गेट्स बता रहा था तो किसी स्टूडेंट ने मेरे को कहा था कि हम नॉट एंड गेट बना के अगर उसके आगे हम नॉट लगा दें, इस तरह से उसने करके दिखाया था। ठीक है, उसने ट्राई करा था, अच्छी बात है। जैसे मैं यहाँ पर Q0.1 के लिए यूज करके दिखा देता हूँ, Q0.1, फिर आपको क्लियर हो जाएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं इनपुट सेम यूज करूंगा, I 0.0 यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और I 0.1 यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो मैंने उसको पूछा था कि ठीक है, इनपुट तो हमारा जो एंड जो गेट होता है वो तो 2 इनपुट का गेट होता है। ठीक है, अगर वो 2 इनपुट का गेट है तो मैं तीसरे में क्या करूँ, उसने कहा था कि यहाँ पे NC लगा देते हैं। ठीक है, बट वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था। तो
हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हम एंड से नैंड नहीं बना सकते। तो ये जो नॉट गेट है ये करता क्या है, अगर मैं मानो यहाँ पे अभी के लिए i0.3 यहाँ पर कनेक्ट कर भी देता हूँ, तो इस चीज का क्या मतलब बना, इस चीज का मतलब बना a b c बार, 3 इनपुट्स हैं। हम इसको जैसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, a b c बार इज इक्वल टू z, यही बना ना हमारे पास। मैंने आपको दो नेटवर्क्स यहाँ पे बना के दिखाए। एक नेटवर्क में मैंने क्या करा, i0.0 एंड i0.1 को यूज करा, एंड देन वहां पर एक नॉट गेट का ब्लॉक यूज करा जो बिट लॉजिक में मुझे मिल गया, और मैंने एक आउटपुट को उसको असाइन कर दिया। देन मैंने एक नया सर्किट बनाया जिसमें मैंने इनपुट तो मैंने सेम यूज करी, i0.0 i0.1, देन मैंने यहाँ पर यूज करा एक NC i0.3, और इसको मैंने एक आउटपुट पे असाइन कर दिया Q0.1। तो देखो इस वाले सर्किट को अगर मैं डिजिटली सॉल्व करूँगा तो मैं इसको अगर A करता हूँ, B करता हूँ, तो ये ABC बार, और Q इसको मैं Z मान लेता हूँ, तो इसका आंसर आएगा Z इज इक्वल टू ABC बार। अब अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूँ तो इसका नॉट का क्या मतलब होता है, कि नॉट का मतलब होता है कि जो भी लॉजिक हमारे पास क्या होता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। इस नॉट के पीछे जो भी हमारे पास लॉजिक है उसको वो इन्वर्ट कर देगा, उस टोटल को वो इन्वर्ट करेगा। किस तरह से, ये A और B है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A डॉट B, और नॉट का मतलब क्या है, बार। ये एंड गेट, सॉरी एंड से नैंड गेट बन गया, ये एंड गेट था, इसको नैंड बनाने के लिए हमने नॉट यूज कर लिया, तो यहाँ पर मुझे नैंड गेट की आउटपुट मिलेगी। तो ये एक अलग तरीका है। आप अगर डायरेक्ट गेट से या किसी लॉजिक को इन्वर्ट करना चाहते हो तो आप नॉट को यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गई, क्या बताना चाह रहा था मैं? कोई डाउट? ठीक है, तो सिंपल समझ लो कि ये हमारे पास क्या है, नॉट गेट है। और ये नॉट गेट उस तरह से है कि हम देखो, अभी देखो इसके यहां पर आप चेक करना, इस नोड पे आपको पीछे वाले सर्किट को पूरा सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे करंट आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, उसको जीरो कर दे रहा है। अब अगर मानो मैं यहाँ से किसी तरह से मैंने करंट ब्रेक कर दिया, यहाँ तक करंट नहीं पहुंच रहा, तो इसके यहाँ पर लॉजिक क्या है, यहाँ पर इसमें लॉजिक जीरो है, तो उसने जीरो लॉजिक को 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्योर नॉट गेट है, कि प्योर नॉट गेट किस तरह से बनता है। अब एक चीज और चेक कर लेते हैं, मानो मैं इन चीजों को लगाऊं ही ना, तब ये क्या करेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब प्रीसीडिंग लॉजिक ऑपरेशन इज नेसेसरी। ठीक है, क्यों? अब देखो, मैंने जब आपको पहली बार नॉट गेट बनाना सिखाया था तो मैंने आपको कहा था कि आप नॉट गेट के लॉजिक को आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो, कि आपके पास अगर एक एनो स्विच है, एनो स्विच का मतलब होता है कि अगर आप 1 दोगे तो 1 आउटपुट आएगी, 0 दोगे तो 0 आउटपुट आएगी, सॉरी 1 इनपुट दोगे तो 1 ही आउटपुट आएगी, क्योंकि एनो स्विच है, 0 देंगे तो 0 ही आएगी। अगर उसी तरह एनसी स्विच में क्या होता है कि एनसी स्विच को अगर आप प्रेस नहीं करोगे मतलब क्या है, उसका 0 होता है, प्रेस करोगे तो 1 प्रेस करोगे तो आउटपुट 0 हो जाएगी, और 0 अगर प्रेस नहीं करोगे तो आउटपुट 1 आती रहेगी। बट आप अकेले नॉट को यूज नहीं कर सकते, आपको उसके प्रीवियस में कोई ना कोई लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक लॉजिक यूज करता हूँ, एनो स्विच। मैंने यहाँ पर i0.0 लिया, ठीक है। i0.0 को अब मैं अगर रन करता हूँ, यहाँ से शो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो वगैरह, मैंने स्विच को प्रेस नहीं करा बट आउटपुट आ रही है। तो नॉट क्या करता है, अपने से प्रीवियस से वहां से क्या करता है, लॉजिक को नेगेट करता है या लॉजिक को इन्वर्ट करता है। जब ऐसे मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, आउटपुट को बंद कर देगा। तो ये प्योर नॉट गेट बना यहाँ से, ठीक है। ये है बिल्कुल प्योर नॉट गेट। उस टाइम हमने सिर्फ सिंबल वेरीफाई करा था, सिंबल का या लॉजिक टेबल वेरीफाई करा था। अगर आप चाहते हो नॉट गेट बनाना तो नॉट गेट बनाने का तरीका ये है। उस टाइम मैं आपको एनसी बता रहा था, एनसी से भी हम लॉजिक वेरीफाई कर सकते हैं, बट आपको कहा जाता है कि आप एनओ स्विच को यूज करके नॉट गेट बनाओ, तो आप किस तरह से बनाओगे, तो एनओ को यूज करके आप इस तरह से बना सकते हो। ओके, अब देखो इसको एनओ को मैं क्यों बता रहा हूं कि आप एनओ को बना के नॉट गेट बनाओ। आप कहोगे कि सर हम एनसीक्यू ही यूज कर लेते, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम जो आती है वो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, कई बार हमारे पास हार्डवेयर में ही ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। या तो हमें इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू चेंज करना पड़ता है कोड को, या हमें कोई लॉजिक यूज करना पड़ता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो नॉट गेट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।
अब देखो जैसे आपके पास मानो इस सॉफ्टवेयर में जो भी कंपोनेंट्स हैं, आप उसके बारे में और ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हो कि वो चीज़ क्या है, तो आप क्या करोगे, उस सिंबल पे क्लिक करोगे, चाहे यहाँ पर क्लिक कर दो चाहे यहाँ पर क्लिक कर दो, और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करोगे F1। ये सिर्फ पीसी वालों के लिए है फैसिलिटी, जिनके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। F1 प्रेस करोगे तो इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी सॉफ्टवेयर में ही, जिसमें ये पूरी डिस्क्रिप्शन बता देगा कि असल में ये सारी चीज़ है क्या। ठीक है, सो उसी तरह से मानो यहाँ पर दो चीजें और हैं, एक यहाँ पे R है और एक S है। ठीक है, अब मैं इस चीज को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो जो भी आपको बिट लॉजिक में ये R दिख रहा है, S दिख रहा है, मानो मैं यहाँ पे R या S लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, ये कह रहा है ए कॉइल इज नॉट परमिटेड इन दिस पोजिशन। तो जितने भी आपको चीजें यहाँ पर इस तरह के सिंबल के अंदर दिख रही है, तो ये सिंबल किस चीज का होता है, आउटपुट का होता है। इस सिंबल के अंदर आपको अगर सेट एस दिख रहा है या आर दिख रहा है या कोई दूसरा सिंबल दिख रहा है, हैश दिख रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, आउटपुट्स हैं। ओके, ये सिर्फ आउटपुट्स हैं। तो यहां से मैं आर पे क्लिक करके पता करना चाह रहा हूं कि आर है क्या, तो मैंने F1 प्रेस करा तो ये बता रहा है कि ये रीसेट कॉइल है। ठीक है, अब ये रीसेट कॉइल है और सेट क्या चीज है, इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। जब हम टाइमर्स करेंगे, काउंटर्स करेंगे, वहां पे सेट और रीसेट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि मानो आपके पास स्टॉप वॉच है, आपने यहाँ से भागना स्टार्ट करा, आप 10 मिनट में चक्कर लगा के वापस आ गए, तो आप अगले दिन कहते हो कि आज मैं फिर से चेक करूंगा कि मैं कितने टाइम में भाग के आया, तो आप क्या करते हो, स्टॉप वॉच को रीसेट करके 0 से स्टार्ट करते हो। तो सेट और रीसेट वो चीजें हैं। सेट का मतलब क्या है, हम कहते हैं कि ऐसा करते हैं, मैं अलार्म को सेट कर देता हूँ 10 सेकंड पे, या 10 बजे मेरा अलार्म ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए, तो उसी चीज को कहते हैं सेट। तो सेट और रीसेट को हम उस टाइम यूज करेंगे बिट लॉजिक्स को। ठीक है, तो उससे साथ में अब हमारे पास यहाँ से एक N है और एक P है। अगर मैं N पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कहता है नेगेटिव RLO एज डिटेक्शन। तो आप मुझे बताओ, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्क्वायर वेव पढ़ी थी? नो सर। यस सर। ओके, यस सर। स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहा था। ओके, ठीक है। सो जब भी हम किसी स्क्वायर वेव की बात करते हैं तो वहां पर एजेस की बात आती है। ठीक है, एजेस का मतलब क्या है, अब हम यहाँ पे बताएं। ठीक है, देखो हमारे पास जो स्क्वायर वेव होती है उसको हम, अगर वो सिग्नल 0 से चल रही है तो उसको हम 0 कहते हैं, अगर वो इस तरह से है ऊपर है तो उसको 1 कहते हैं। ये पूरा 1 सिग्नल है, ये पूरा 0 सिग्नल है, 0 1 0। अगर मानो मुझे ये सिग्नल बनाना है 0 1 0 1 0 1, तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, 0 1 0 1 0 एंड 1। एंड अभी इसी चीज में हमारे पास क्या आता है, यहां से हमारे पास लॉजिक 0 था, लॉजिक 0 से अगर वो 1 की साइड को जा रहा है, ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया, एक आ गया यहाँ से 1 से 0 को। तो एक होता है पॉजिटिव एज, एक होता है नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज हम इस चीज को काउंट करते हैं, ठीक है, 0 से प्लस की तरफ। अगर हम 1 से 0 की तरफ आ रहे हैं तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव। ठीक, तो यहां पर हम अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव RLO एज डिटेक्शन, सिंबल इसका ये है। डाटा टाइप के ऊपर आपको मैं बताऊंगा और मेमोरी एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। तो डिस्क्रिप्शन से चलते हैं। डिस्क्रिप्शन कहता है कि नेगेटिव RLO एज डिटेक्शन डिटेक्ट्स अ सिग्नल चेंजेस इन एड्रेस फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, ये कौन सा है, नेगेटिव एज। और मैंने अभी आपको क्या बताया, नेगेटिव एज कौन सा होता है, जब हम चेंजेस करते हैं 1 से 0 की तरफ। ओके, अब ये डिटेक्शन कहां पर यूज होती है, मानो आपका कोई स्विच ऑन है, उसको आपने ऑफ करा, तो आपका लॉजिक पहले 1 था, आप अब आपने लॉजिक को 0 करा, तो आपके पास ये वेव बन गई ना, आपके पास 1 था, आपने उसको 0 कर दिया, ये आ गया, तो ये हुआ हमारा नेगेटिव एज। नेगेटिव एज समझ आ गया क्या होता है, किसी को कोई भी डाउट? फिर मैं कोड पे आता हूं। नो सर। ओके, ठीक है।
तो आपको नेगेटिव एज के बारे में पता लग गया कि नेगेटिव एज हमारे पास क्या है। दो टाइप के एजेस होते हैं किसी भी स्क्वायर वेव में। स्क्वायर वेव का मतलब होता है ये 0 1 का जो हम लॉजिक अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये सारी हमारे पास नेगेटिव वेव्स हैं, नेगेटिव एजेस हैं सॉरी। तो अब हम जब भी हम 1 से 0 की तरफ जाएंगे तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव एज। तो अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन रीड कर रहा हूं तो ये क्या कह रहा है, नेगेटिव एज डिटेक्ट्स अ सिग्नल चेंजेस इन एड्रेस फ्रॉम 1 to 0। अगर 1 से 0 की तरफ चेंजेस हो रहा है तो हमारे पास जो RLO है वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा, असल में नेगेटिव एज को डिटेक्ट करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में तो अगर आप देखोगे तो इसमें जंप इंस्ट्रक्शन भी यूज करी हुई है, बट अब अभी हम जंप यूज नहीं करेंगे। ओके, मैं अभी यहाँ पे मेमोरी बाइट यूज करूंगा M0.0। ओके, I0.0 यूज करा मैंने, और मैं यहाँ पर एक और स्विच यूज कर रहा हूँ I0.1, और यहाँ पे मैं नेगेटिव एज प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि नेगेटिव एज को मेरे को कोई एड्रेस भी देना पड़ेगा या कोई ना कोई चीज़ तो बतानी पड़ेगी। तो मैं इसकी एग्जांपल से देखूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेगेटिव एज के स्टेटस को मैं मेमोरी में डाल सकता हूँ। ठीक है, मेमोरी में डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, M0.7 में इसको चेक करूँगा तो मेरे पास जो भी नेगेटिव एज का स्टेटस होगा मेरे को यहाँ पर दिखेगा 7 पे। ठीक है, ये 7 बिट है मेमोरी की। और सिंपल बनाने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ही इनपुट रखता हूँ। प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं, रन करते हैं। अभी मुझे बताओ यहाँ पर हमारा स्विच ऑफ है कि ऑन है? अगर आप स्विच चेक करोगे तो हमारा स्विच अभी ऑफ है, मैंने कोई भी इनपुट, ठीक है, ऑफ है हमारा पास स्विच। अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन करा I0.0 को, तो क्या मेरे N का स्टेटस चेंज हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको 0 करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर स्टेटस अपडेट होगा N के लिए, वो पॉजिटिव एज को डिटेक्ट करेगा। ये देखो, जैसे मैंने 1 करा, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास स्टेटस अपडेट हो रहा है ना यहाँ पर मेमोरी बाइट में। यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इसको क्या करना है कि जैसे हम पॉजिटिव एज डिटेक्ट करने हैं, नेगेटिव एज डिटेक्ट करने हैं, उन पर्पज को इसको यूज करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको मैं इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स कोड हैंडल करने के लिए नहीं दूंगा कि इसको हम यूज करके कोई चीज सॉल्व करें। ठीक, क्योंकि ये टॉपिक आप जब टाइमर्स और काउंटर्स पे आओगे तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि बिट लॉजिक में हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हैं जब मैं एजेस की बात करूंगा। उसी तरह से अगर मैं पॉजिटिव एज की बात करूं तो पॉजिटिव एज हमारा क्या करता है, पॉजिटिव एज को डिटेक्ट करता है। पॉजिटिव एज का मतलब क्या है, डिटेक्ट्स अ सिग्नल इन एड्रेस चेंज फ्रॉम 0 to 1। अगर हमारा एड्रेस चेंज कहाँ से हो रहा है, 0 to 1 चेंज हो रहा है अगर, ठीक है, 0 to 1 का मतलब क्या है, 0 to 1, 0 to 1 अगर वो चेंज होता है तो हम उसको कहेंगे कि वो पॉजिटिव एज को डिटेक्ट कर सकता है। अगर मुझे पॉजिटिव एज की डिटेक्शन भी यूज करनी पड़ सकती है, नेगेटिव की यूज करनी पड़ सकती है। जब हम हाई प्रिसीजन मशीनों के ऊपर काम करते हैं तब इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अभी के लिए मैं इस सर्किट को भी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ से हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप करोगे। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, अभी आपको मैं कंपैरेटर के ऊपर लेके जाऊंगा, कंपैरेटर करवाऊंगा आज एक कंपैरेटर। पर कंपैरेटर से पहले आपको कुछ डाटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक नेटवर्क इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने, देखो यहाँ पर जो कंपैरेटर जो आपका ब्लॉक है पूरा, कंपैरेटर ब्लॉक में आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं विंडो को क्लोज कर देता हूँ। कंपैरेटर ब्लॉक में आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा होगा EQ_I। ठीक है, देन NE_I। कंपैरेटर इतना आसान है कि आज ही आप ये सारे ब्लॉक कर लोगे बड़े आराम से। ठीक है,
देखो EQ आ गया, NE आ गया, फिर GT आ गया, देन उसके बाद LT आ गया, इसमें भी I लिखा हुआ है, इसमें भी I लिखा हुआ है, GT आ गया, LT आ गया, देन GE अंडरस्कोर I, देन LE अंडरस्कोर I। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ से देखोगे EQI, NEI, GTI, LTI, GEI, LEI के बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, EQD। असल में ये इस तरह से, ठीक है, मैंने यहाँ से वो सारी चीजें लिख ली यहाँ पर जो मेरे पास कंपैरेटर ब्लॉक में सारी चीजें अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, EQ डायरेक्ट वही रहेगा, अंडरस्कोर में D आ जाएगा बस सबके आगे। ठीक, अब अगर आप ब्लॉक में ध्यान से देखोगे तो EQI है, यहाँ तक चल रहा है, फिर EQD, NED, GT, GET इस तरह से चलना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास अंडरस्कोर में RR चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अंडरस्कोर में, बाकी यहाँ पे सारी चीजें सेम है। तो असल में ये सारी चीजें हैं क्या, देखो जब हम सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो सबको पता होगा, इक्वल टू, EQ का मतलब है इक्वल टू, NE का मतलब है नॉट इक्वल टू, GT का मतलब है ग्रेटर देन, LT का मतलब है लेस देन, GE का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और LE का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू। बस इसका ये मतलब है। ठीक, अगर हम उसके आगे अगर आपको I दिख रहा है तो I का मतलब है कि आप इंटीजर्स के ऊपर काम करोगे, D मतलब डबल इंटीजर्स पे काम करोगे, R का मतलब है रियल नंबर में काम करोगे। अभी आप D और R को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी हम सिर्फ इंटीजर्स पे काम करेंगे। ये चीज तो समझ आ गई? ठीक है, ये तो बड़ा यस सर। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक, अभी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ से EQ ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ, मैंने डबल क्लिक करा, EQ ब्लॉक मेरे पास आ गया, और यहाँ पर मैं एक आउटपुट को ऑन कर लेता हूँ, I 0.0, सॉरी I नहीं, Q 0.0 आउटपुट मेरे को यूज करना है। ठीक है, देन मैं यहाँ से हमारे पास ये ब्लॉक है, डन। ठीक है, अब बात आती है कि मैं जो जिन दो चीज़ों को कंपेयर करना है इस ब्लॉक में, आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि कंपैरेटर एक हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें मेरे पास एक इनपुट यहाँ पर है, एक इनपुट यहाँ पर है, और एक इनपुट यहाँ पर है। ये जो इनपुट है ये मेरे पास किस चीज़ के लिए है कि इस कंपैरेटर को कब ऑन करना है। मतलब ये समझ लो कि ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को ऑन करने के लिए यहाँ से सप्लाई आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे NO स्विच लगा दूँ एक, ठीक है, और मैं स्विच को ऑन ना करूँ तो कंपैरेटर ऑन नहीं होगा, मतलब वो वैल्यू कंपेयर नहीं करेगा। कंपैरेटर है, कंपेयर ही करेगा वैल्यूज, बट उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और आउटपुट में तो आउटपुट जनरेट करेगा ही। कब जनरेट करेगा, जब ये चीज भी ऑन होगी और यहाँ पे कंपैरिजन भी होना चाहिए। अब मैंने कंपैरेटर में यहाँ पे मैंने इक्वल टू वाला प्लेस करा था, मैं एक और इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे NE यूज कर लेता हूँ। ठीक है, NE के लिए इस तरह का सिंबल है, NE से ज्यादा डिफिकल्ट हो तो मैं ग्रेटर देन कर लेता हूँ। ठीक है, देखो इक्वल टू में डबल इक्वल टू लगा हुआ है, ग्रेटर देन में क्या लगा हुआ है, CMP इक्वल टू I मतलब क्या है, इंटीजर वैल्यूज। अगर आप इस पर क्लिक करके F1 प्रेस करोगे तो आपके लिए इसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से डॉक्यूमेंटेशन में, तो इसने कहा है कि यहाँ पर आपको लॉजिक बनाना है। ठीक है, इस लॉजिक को अभी मैं डिस्कस करता हूँ, उससे पहले यहाँ पर MW0 और MW2 यूज करा हुआ है। तो MW0 और MW2 क्या चीजें थी, मैंने आपको बताई थी। ये क्या है MW, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि MW हमारे पास क्या है? ओके, सो जब मैंने आपको मेमोरीज के बारे में बताना स्टार्ट करा था तो मैंने कहा था हम मेमोरी वर्ड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम मेमोरी वर्ड से इनपुट इंसर्ट करेंगे, MW0 और MW2। मैंने इस चीज़ का रीज़न आपको बताया था, MW0 के बाद हम MW1 यूज़ क्यों नहीं करते। ठीक है, अगर वो आप भूल चुके हो तो एक बार रिवाइज कर लेना पिछले वाला लेक्चर। देन MW0 और MW2 में हम वैल्यूज असाइन करेंगे। तो ये हमारे पास कंपैरेटर ब्लॉक है, तो सबसे पहले हम इक्वल टू ब्लॉक करें तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा।
अब देखो यहाँ पर आउटपुट तभी आएगी अगर दोनों जगह वैल्यू सेम होगी। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक चाहिए MW0, ठीक है, और मैं एक यहाँ पर चाहता हूँ एक नया ब्लॉक इंसर्ट कर लेते हैं विथ मेमोरी। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ MW2, ठीक है। अब देखो ये MW2 और MW0 में कंपैरिजन करेगा, ठीक है। अगर ये कंपैरिजन करेगा तो यहाँ पर आउटपुट कहाँ पर आएगी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा कंपैरेटर ब्लॉक है यहाँ पर मेरे को चीज़ को बताना पड़ेगा कि ये किस किस चीज़ को कंपेयर करना चाहता है। मानो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख दूँ, तो क्या ये उठा लेगा? 4 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो क्या 4 इक्वल टू 5 होता है? कोई स्टूडेंट? नहीं होता है ना, ये तो आपसे पूछने की बात नहीं है, ठीक है। देन मैं इसको चेक करूंगा अगर, तो आप देखोगे कंपैरेटर के आगे आउटपुट नहीं जा रही, कंपैरेटर आउटपुट को ऑन नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम को रोकता हूं, मैं यहाँ पर भी 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब 5 इज इक्वल टू 5 होता है तो खाना आउटपुट आ जाएगी, ये देखो आउटपुट आ गई। तो कंपैरेटर करता क्या, जस्ट वैल्यूज को कंपेयर करेगा एंड अगर वो सॉल्यूशन सही है तो उस चीज को क्या कर देगा, लाइट को आगे ऑन कर देगा। तो मैं यहाँ पर एक इनपुट भी यूज कर रहा हूँ कि मैं इस कंपैरेटर को कंट्रोल कर पाऊँ। अब मैं इसको प्रोग्राम को अपलोड करा, अब देखो कंपैरिजन तो हो रहा है, ये वाला ब्लॉक मेरा ओके है, बट इसके पास पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है तो आगे आउटपुट ट्रांसफर नहीं कर रहा जब तक मैं इनपुट को असाइन नहीं करूँगा। जैसे ही मैंने इनपुट को यहाँ पर असाइन करा, आउटपुट आना स्टार्ट हो गया। अब देखो इनपुट आने के बाद वो क्या करेगा, कंपेयर करके भी चेक करेगा कि 5 इज इक्वल टू 5 है कि नहीं है, अगर है तो आउटपुट जनरेट कर देगा। अब बात आती है, अगर मानो मैं यहाँ पर मेमोरी वर्ड यूज करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, MW0, ठीक है। MW0 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ जाएगा MW2, ठीक है। मैंने प्रोग्राम को ऑन कर दिया, देखो 0 इज इक्वल टू 0 होता है, बट मैंने इनपुट असाइन नहीं करी है, तभी अब यहाँ पर आउटपुट जनरेट नहीं हो रही। मैं जैसे ही इनपुट कनेक्ट करी, आउटपुट आना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा, मानो मैंने MW2 की वैल्यू कर दी 5, अपडेट करी, देखो ब्लॉक बंद हो गया, आउटपुट आना बंद हो गई। क्यों? 5 वैल्यू ज्यादा होती है 0 से, ठीक है, इक्वल नहीं होती। मानो MW0 की वैल्यू भी 5 हो जाए, तब क्या हो जाएगा, ब्लॉक ऑन हो जाएगा। तो ये है हमारे इक्वल टू ब्लॉक का मतलब। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसी तरह से देखो जो चीज मैंने यहां पर करी, मानो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, अब मैं यहां से ग्रेटर देन, ये नॉट इक्वल टू वाला ब्लॉक डाल देता हूं, ठीक है। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तभी आउटपुट जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर MW0 देन MW2, दोनों को यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, बट ये ब्लॉक किस चीज का है, नॉट इक्वल टू का। चेक करते हैं किस तरह से आउटपुट जनरेट करता है। ये देखो इक्वल वैल्यूज है पर आउटपुट जनरेट नहीं करा क्योंकि नॉट इक्वल टू का ब्लॉक है। मानो मैं अब मैं वैल्यूज को अनइक्वल कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, तब ये ब्लॉक ऑन हो जाएगा। अगर वैल्यूज अनइक्वल है तो ये क्या करेगा, लाइट को ऑन कर देगा, आउटपुट जनरेट कर देगा। तो ये नॉट इक्वल टू का ब्लॉक है, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू के बारे में ये आप जानते हो। फिर ग्रेटर देन की बात कर लेते हैं। ग्रेटर देन ब्लॉक में जब आप जाओगे तो ग्रेटर देन ब्लॉक में आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं इनपुट 1 को पहले मानूं या इनपुट 2 को मानूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास MW0 और MW2 दो इनपुट्स हैं, ठीक है। मानो यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ पे 7 है। अगर मैं ये लिखता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 7, तब तो ये स्टेटमेंट गलत है। बट अगर मैं ये लिखता हूँ 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो मुझे ये पता करना है कि मेरा जो PLC है वो इसको प्राइमरी मानता है या इसको प्राइमरी मानता है, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता होगा तो मैं लॉजिक तो बना दूंगा पूरे कोड के लिए, बट मेरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है MW0 इज ग्रेटर देन MW2। तो जो आपके पास इनपुट 1 है, तो ये इनपुट 1 ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारे पास किस चीज के, MW2 के। GT F1, ठीक है, इनपुट 1, ओके। सो इनपुट 1 और इनपुट 2
तो हमारे पास जो भी कैलकुलेशन होगी वो इनपुट 1 इज ग्रेटर देन इनपुट 2, अगर ये स्टेटमेंट ठीक होगी तभी वो ब्लॉक ऑन होगा। अब अपने कोड में आ जाते हैं, इनपुट 1 को चेक कर लेते हैं, इनपुट 1 कहाँ पर कनेक्टेड है। देखो इनपुट 1 में मैं असाइन कर रहा हूँ किसको, MW0 को, एंड देन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ MW2। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, MW0 को थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा रखता हूँ। अभी देखो मैंने MW2 की वैल्यू 7 रखी हुई है और MW0 की 5 रखी हुई है। चेक करते हैं कि ये क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है। देखो आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, MW2 को मैं कर देता हूँ 4 और MW0 को मैं कर देता हूँ 5 और ठीक है, एक मिनट ये अपडेट नहीं हुआ। तो मेरे को क्या करना था, इनपुट 1 को ज़्यादा करना है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 8। ठीक है, देखो इनपुट 1 पे मेरे पास क्या आ रहा है 8, क्योंकि MW0 वहाँ पर यूज हुआ है। MW2 में क्या हो रहा है 7 आ रहा है, तो 8 इज ग्रेटर देन 7, आउटपुट जनरेट हो रही है। तो ये आ गया हमारा ग्रेटर देन ब्लॉक। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी ब्लॉक्स भी हमारे पास है ग्रेटर देन। इसके बाद हम एक बार थोड़ा मैं शॉर्टकट में भी कराऊंगा और जल्दी जल्दी करवा देता हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है। एंड ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ग्रेटर देन आ गया, फिर उसी तरह से लेस देन आएगा। लेस देन का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर MW0, अच्छा मैं MW0 ना यूज़ करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर इंटीजर्स भी डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कंपेयर करना चाहता हूँ 5 एंड 8 को। ठीक है, इज 5 इज लेस देन 8, यस। मैं प्रोग्राम को अगर रन करूंगा तो आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, आउटपुट आ रही है। मैं चेंज करता हूँ, मैं 5 की जगह यहाँ पे 10 कर देता हूँ। क्या 10 इज लेस देन 8? नहीं है। प्रोग्राम को डाउनलोड करूंगा, स्टार्ट करूंगा तो आउटपुट जनरेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आउटपुट नहीं आ रही है। ये इस तरह से कंपैरिजन लेस देन ब्लॉक भी काम कर रहा है। अब बात आती है लेस देन इक्वल टू की। लेस देन एंड इक्वल टू, मानो मैं दोनों की वैल्यू 10 10 कर देता हूँ, 10 और यहाँ पर भी 10। ठीक है, तो देखो लेस तो होना चाहिए पर इक्वल टू भी है तब भी वो आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, देखो 10 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 10 है, तो आउटपुट आ रही है। लेस देन की बात है तो मैं यहाँ पर अब 9 करके देखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 9 करा तब भी आउटपुट आएगी क्योंकि वो लेस देन है उस चीज़ से। ठीक, बट अगर मैं इस वैल्यू को 19 कर देता हूँ तभी आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि कंपैरिजन हम कौन सा कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू वाले का। क्या आउटपुट नहीं आ रही। तो इसी तरह से हमारे सारे ब्लॉक्स हैं। ठीक, तो ये तो होगी सारी इंटीजर्स की बात। ठीक, तो यहाँ पर हम MW में भी इंटीजर वैल्यूज ही इनपुट कर रहे थे। अब ये डबल और ये रियल नंबर्स क्या है, अगर इसके बारे में अभी करना है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम बाद के लिए छोड़ के रखेंगे। अभी हम सारा काम इंटीजर्स पे ही करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सो हमने यहाँ से इंटीजर्स वाली ये चीज़ें यहाँ से देख ली। ये हमारा कंपैरेटर ब्लॉक था। ठीक, कल हम क्या करेंगे, कल हम काउंटर वाला ब्लॉक करेंगे कि काउंटर किस तरह से कर सकते हैं। काउंटर ब्लॉक हो जाने के बाद आप वैल्यूज को काउंटर के थ्रू कंपेयर कर सकते हो। किस तरह से, आप जैसे मानो किसी मशीन को आपने 100 पे रोकना है, जब वो 100 प्रोडक्ट बना लेगी तो आपको कहीं से चीज़ें काउंट करने पड़ेगी, उसके लिए काउंटर यूज़ करेंगे। अब वो ये कंपेयर करेगा कि 100 के बराबर हुई कि नहीं हुई, तो कंपैरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सीखते जाओगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो बताओ आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम, फिर हम क्लास ओवर करते हैं। जिसके भी डाउट्स हैं डाउट पूछो। सर